तारीख 20 जून 2024 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सियालकोट से मोहम्मद इस्माइल नाम का एक टूरिस्ट घूमने आता है। लेकिन उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के लोकल्स इस्माइल पर यह आरोप लगा देते हैं कि उसने कुरान का अपमान किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पुलिस इस्माइल को ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के जुर्म में पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। पर गिरफ्तारी के बावजूद मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ एक भीड़ जमा हो जाती है और इकट्ठा हुई भीड़ देखते ही देखते पुलिस स्टेशन को घेर लेती है और मोहम्मद इस्माइल को भीड़ को सौंपने के लिए कहती है। जब पुलिस नहीं मानती तब पागल हो चुकी भीड़ पुलिस स्टेशन पर अटैक करके मोहम्मद इस्माइल को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर ले आती है और उसकी बॉडी पर पेट्रोल छिड़क और उसे आग के हवाले कर देती है। इस तरह बिना किसी जांच या सबूत के एक इंसान को होली कुरान के तथाकथित अपमान के लिए जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रहती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट के दौरान वहां मौजूद लोग जश्न मनाते और टीवी पर प्राउडली इंटरव्यूज देते नजर आते हैं। दोस्तों, और ये पाकिस्तान में कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि यहाँ आज़ादी के बाद से आए दिन ईश निंदा के नाम पर लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में 1987 के बाद से करीब 2000 लोगों पर ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ को पाकिस्तान की जुडिशरी ने मौत की सजा सुनाई, तो वहीं इसमें से करीब 80 लोगों को लिंच करके रेडिकल भीड़ द्वारा मार दिया गया। दोस्तों, लिंच होने वाले लोगों में क्रिश्चियन, हिंदू और सिख जैसी माइनॉरिटीज तो हैं ही, बल्कि उसके साथ ही पाकिस्तान सरकार के अपने मंत्री, ऑफिसर्स और खुद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, यही कानून आज पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद को इतना मजबूत बना चुका है कि इस कानून के खिलाफ बोलने वाले नेता मार दिए जाते हैं और इसीलिए एक वक्त में पाकिस्तान के सबसे प्रोग्रेसिव नेता रहे इमरान खान ने अपनी चुनावी रैलियों में यह साफ कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर ब्लास्फेमी का कानून खत्म नहीं होने देंगे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्लास्फेमी का कानून क्या है, ये पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा कैसे बना, इस कानून की वजह से कैसे पाकिस्तान में कट्टरवाद की जड़ें गहरी हुई, और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर आज पाकिस्तान इतना धार्मिक तौर पर कट्टर क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। व्हाट इज ब्लास्फेमी लॉ? दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ क्या है, जिसे पाकिस्तान में कट्टरवाद की जड़ कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ईश निंदा कानून एक तरह से ईश्वर की निंदा यानी उनकी क्रिटिसिज्म करने के खिलाफ एक कानून है, जिसे सबसे पहले अंग्रेजों ने 1860 में इंट्रोड्यूस किया था। इस कानून के हिसाब से किसी धार्मिक आयोजन में बाधा पहुंचाना, अंतिम संस्कार की जगहों पर कब्जा करना, किसी की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना और जानबूझकर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना एक तरह से ईश निंदा मानी जाती है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की ब्लास्फेमी लॉ में जो क्लॉज इस कानून को और रेडिकल बनाते हैं और जिसकी वजह से वहां मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिलता है, वो क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई पूजनीय पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान का किसी भी तरह से अपमान करता है तो इस केस में उसे मौत की सजा दी जाएगी। दोस्तों, पर ऐसा नहीं है कि ब्लास्फेमी के खिलाफ लॉ सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बल्कि ऐसे लॉ दुनिया के हर 4 में से एक देश में है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों में इस लॉ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें इस्लाम का विरोध करने वाले लोगों को सीधा मौत की सजा सुना देने की बात कही जाती है, जबकि भारत में किसी भी धर्म या धर्म के भगवान या उनकी आस्था को चोट पहुंचाने वालों के साथ बराबर कानूनी सजा देने का प्रावधान है और उसमें भी किसी को ब्लास्फेमी के लिए मौत की सजा नहीं दी जाती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो अपने यहाँ इस लॉ के नाम पर सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की रैंकिंग भी प्रूव करती है। इस रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लास्फेमी के नाम पर क्रूरता करने के मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की इस ब्लास्फेमी को क्लोजली देखते हैं तो ये इमेज बहुत क्लियर दिखाई देती है कि ब्लास्फेमी की जड़ें पाकिस्तान के कट्टरवाद से ही निकलती हैं, वही कट्टरवाद जिसका जन्म पाकिस्तान के बनने से पहले ही शुरू हो गया था और जिसका हर्जाना आज भी पाकिस्तान चुका रहा है। इसीलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इतना बड़ा कैसे हो गया कि आज ब्लास्फेमी के झूठे आरोपों में भी लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और माइनॉरिटीज का तो ऑलरेडी बुरा हाल है ही। हाउ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान क्रिएटेड ब्लास्फेमी लॉ एंड मोबोक्रेसी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान की रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत पाकिस्तान के बनने से पहले ही हो गई थी, और अगर इसे हमें डिटेल में समझना है तो हमें 1940 के दशक में जाना होगा। दोस्तों, जिस दौर में भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी दौर में मोहम्मद अली जिन्ना देश को धर्म के आधार पर बांटने की शुरुआत कर चुके थे और जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग
एक समय पर इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थी। और दोस्तों, ये दोनों ही भारत के मुसलमानों के मन में जहर बोने का काम कर रहे थे। वो मुस्लिम के मन में लगातार ये बात बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के हित के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, यानी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करती है, और अगर गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस आज़ादी हासिल कर भी लेती है तो इस आज़ादी के बाद भारत में एक हिंदू राज यानी हिंदू शासन ब्रिटिश राज की जगह ले लेगा और मुस्लिम देश में सिर्फ सेकंड क्लास सिटीजन या स्लेव बनकर रह जाएंगे। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए जिन्ना, जो खुद इस्लाम में विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, और इसी नारे के साथ ही 1940 के दौर में टू नेशन थ्योरी दी गई और इस्लाम खतरे में है जैसे नारों की वजह से इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स ने जिन्ना को खुल के सपोर्ट किया और मुस्लिम्स बड़ी संख्या में जिन्ना के साथ आ गए। दोस्तों, इसी वजह से 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से साफ कह दिया कि वो या तो इंडिया को डिवाइडेड देखना चाहते हैं या डिस्ट्रॉयड। उनके स्टेटमेंट का बैकड्रॉप ये हुआ कि पूरे देश में धर्म के नाम पर हिंसा भड़क गई, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना गया, और कहीं ना कहीं भारत के विभाजन की ये भी एक बड़ी वजह बनी। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश, एक अलग नेशन के तौर पर अस्तित्व में आया, और ऐसे में जब देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान की जनता एक इस्लामिक देश पाकर खुश हो गई, तब जिन्ना के बोल बदल गए और उन्होंने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा की स्पीच देते हुए कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि एक तरह से वो पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे, जिसे सुनकर मुस्लिम मेजॉरिटी वाली वो पॉपुलेशन जो पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश बनाना चाह रही थी, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। यानी एक तरफ जिन्ना ने जहां धर्म के नाम पर मुस्लिम लोगों के मन में जहर बोकर एक अलग देश बनवाया, अब उसी देश में इस्लाम को वरीयता नहीं दी जाने की बातें कही जाने लगी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जिन्ना अपनी रेडिकल छवि के बजाय नेहरू की तरह लिबरल बनना चाह रहे थे, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए जिन्ना पाकिस्तान की रिलीजियस पॉपुलेशन के लिए एक धोखेबाज नेता बन गए और आज़ादी के अगले ही साल जिन्ना के साथ ही साथ उनका सेक्युलरिज्म भी पाकिस्तान में दफन हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान पावरफुल लीडरशिप की कमी में मिलिट्री और एक्सट्रीमिस्ट नेताओं की नासमझी का शिकार होने लगा, और इस बीच पाकिस्तान में तख्तापलट और मिलिट्री की वजह से स्थायी संविधान लागू नहीं हो पाया, जिस वजह से पाकिस्तान में खराब कानून व्यवस्था आम हो चली और लोग कानून या पुलिस को मानने के बजाय शरिया और मौलवियों की बातों को मानने लगे, जो सिर्फ लोगों के मन में माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर भरा करते थे। लेकिन फिर आया 70 का दशक, जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी और उन्होंने 25 सालों बाद जाकर कहीं पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। लेकिन स्थायी संविधान में भी ब्लास्फेमी को ज्यादा कठोर नहीं बनाया गया था, पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही पाकिस्तान में कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, 1974 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने अहमदिया मुसलमानों को नॉन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया और इस्लाम की प्रैक्टिस करने पर उनके लिए सजा का प्रावधान बना दिया, तो इस तरह से पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम ओवरनाइट मुस्लिम से नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बन गए। यहीं से पहली बार पाकिस्तान की मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटीज का झगड़ा शुरू हुआ, और इसी झगड़े को कानूनी रूप दिया जनरल जिया उल हक ने, जिन्होंने 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करते हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। और दोस्तों, ये वही समय था जब पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता सबसे ज्यादा फैली। दरअसल जनरल जिया ने 1980 से 1986 के बीच ईश निंदा कानून को और सख्त बनाते हुए इसमें 5 नए क्लॉजेस जोड़ दिए, और ये वही क्लॉजेस थे जिसमें होली कुरान और पूजनीय पैगंबर साहब के अपमान के बदले मौत की सजा का प्रावधान है। यही कारण है कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर 1980 तक जितने भी मामले दर्ज हुए थे, उनकी संख्या जनरल जिया के टेन्योर में 8 टाइम्स बढ़ गई। लेकिन ब्लास्फेमी था तो एक टूल ही, जिसकी मदद से जनरल जिया ने सबसे पहले पाकिस्तान को रेडिकल इस्लामिक आइडियाज की तरफ धकेलने की कोशिश की, और ब्लास्फेमी के साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशनल करिकुलम में भी इस्लाम को प्रायोरिटी दी। साथ ही जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में भी रेडिकल इस्लामी सोच वाले लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया जिसके हेड मौलवी हुआ करते थे, और ये लोग सरकार के कामों पर करीब से नजर रखते थे। एक तरह से देखा जाए तो जिया उल हक ने कुछ हद तक पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कर ही दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान के रेडिकल मुसलमानों का देश में प्रभुत्व बढ़ने लगा। और इसी कट्टरता का बिजनेस पाकिस्तान के जनरल ने अफगानिस्तान के साथ भी किया। दरअसल जिस साल जिया उल हक ने पाकिस्तान में तानाशाही का ऐलान किया, उसके 2 सालों बाद ही अफगानिस्तान पर सोवियत ने हमला कर दिया। सोवियत के हमला करते ही पूरे अरब वर्ल्ड के इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने जिहाद की राह पर चलने की कोशिश की, और इस कोशिश को अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ही साथ पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने
यहाँ अफगान लड़ाकों को पनाह दी, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ ही साथ उनके लीडर्स जैसे अजम, ओसामा और गुलबुद्दीन हेकमतयार जैसे लोगों को भी फंड किया। साथ ही उनकी ट्रेनिंग और जिहाद को फैलाने के लिए प्रॉपर रेडिकल इस्लामिक लिटरेचर भी पाकिस्तान में ही तैयार करवाना शुरू कर दिया गया, जिससे न सिर्फ तालिबान और दुनिया भर के बड़े आतंकी संगठनों का जन्म हुआ, बल्कि उसी से अलकायदा की भी फॉर्मेशन हुई, जिस पर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जिसे आप यहाँ से आई बटन टैप करके देख सकते हैं। दोस्तों, जिया उल हक की ये हरकत आज पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है, उसके बारे में कराची बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अब्दुल की ये बात समझनी चाहिए। अब्दुल साफ साफ कहते हैं कि वो इस्लामी चरमपंथी जिन्हें जनरल जिया उल हक ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था, आज वही हमारे देश में कहर बरपा रहे हैं। इस बात का सपोर्ट कराची में एक जर्नलिस्ट मजीद सिद्दीकी भी करते हैं और कहते हैं कि जिया भले ही आज फिजिकली इस दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन उनकी खतरनाक रेडिकल विचारधारा पाकिस्तान में अब भी जिंदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल जिया ने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए इस्लाम का सहारा लिया, जिसके लिए पाकिस्तान की रेडिकल जनता बहुत पहले से ही अपने सत्ताधारियों से कह रही थी। इसीलिए 11 साल के उनके नॉन डेमोक्रेटिक रूल का रिफ्लेक्शन आज भी पाकिस्तान में साफ देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कट्टर बनाता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आप ये डेटा देखिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले जिस अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम घोषित किया गया था, उन्हीं अहमदिया मुसलमानों को 1990 के बाद ईश निंदा का आरोपी मानकर मार दिया जाता है। 1990 के बाद से आज तक करीब 62 से ज्यादा अहमदिया मुसलमानों की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान में पुलिस, कोर्ट ये सब है, तो लोग इसके बावजूद कैसे मार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईश निंदा के मामले में 77 आरोपी ऐसे रहे हैं जिन्हें कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन उन 77 लोगों को भीड़ ने कोर्ट के बाहर ही मार डाला। अब ऐसी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहें या मोबोक्रेसी, जवाब आप खुद दीजिए। और अब आइए पाकिस्तान के इस भीड़ तंत्र को एक केस की मदद से डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये केस पाकिस्तान के ब्लास्फेमी और कट्टरवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, पाकिस्तान में आसिया बीबी नाम की एक ईसाई महिला पर यह कहकर ईश निंदा का आरोप लगाया गया कि खेत में काम करते हुए उसने एक मुस्लिम के कुएं से पानी पी लिया था। एक मुस्लिम के कुएं से पानी पीने के कारण कुएं का पानी अपवित्र हो गया और इसीलिए उसे इस्लाम का अपमान कहा जाने लगा। इसी ईश निंदा के आरोप में आसिया को जेल हुई और पानी पीने के छोटे से गुनाह से आसिया को लोअर कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी। हो सकता है कि आपको ये कोई फेक स्टोरी लग रही हो, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। और दोस्तों, आसिया की मौत की सजा इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि इसके बाद आपको पाकिस्तान के कट्टरवाद का असली चेहरा नजर आएगा। दरअसल दोस्तों, आसिया ने इस फैसले को आगे चैलेंज किया, जिसमें पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर ने उनका साथ दिया और इसी सिलसिले में वो आसिया से मिलने जेल चले गए। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के रेडिकल मुसलमानों की नजर में सलमान तासिर साहब भी आ गए और जनवरी 2011 को सलमान तासिर की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का बॉडीगार्ड ही था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसने साफ कह दिया कि उसने मुसलमान होने का फर्ज निभाया है, जिस वजह से उसे पूरे पाकिस्तान में रेडिकल लोगों का सपोर्ट मिला। 2016 में जब मुमताज कादरी को फांसी पर लटकाया गया तो उसके समर्थक पाकिस्तान की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कादरी को शहीद करार दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए और पुलिस से भिड़ गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार ने कादरी की फांसी के लिए जानबूझकर 29 फरवरी का दिन डिसाइड किया था, एक ऐसा दिन जो 4 साल में एक बार आता है, जिससे उसके सपोर्ट में हर साल उसकी मौत की बरसी मनाने का कट्टरपंथियों को मौका ना मिले। और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान में कादरी के नाम की एक धार्मिक मजार बना दी गई है। लेकिन अभी भी कट्टरवाद यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सलमान तासिर की हत्या के ठीक 2 महीने बाद ही पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को भी इस्लामाबाद में गोली मार दी गई और उनके ऊपर भी यही इल्जाम था कि वो आसिया को सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से आसिया बीबी का ये केस इंटरनेशनल मीडिया में भी पहुंच गया और पाकिस्तान की हर तरफ से बेइज्जती होने लगी, जिस वजह से आसिया बीबी की सजा को हायर कोर्ट ने माफ कर दिया। लेकिन आसिया बीबी को अपना देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस देश में उसके केंद्रीय मंत्री और मेयर जैसी बड़ी पोस्ट वाले लोग सिक्योर नहीं है, उस देश में एक औरत कट्टरपंथ से कब तक सेफ रह सकती थी। कंक्लूजन। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े नेता बनने की लालच में जो धर्म की आग लगाई, उससे भारत का बंटवारा तो हुआ ही, लेकिन आज उसी आग में पाकिस्तान खुद भी जल रहा है। इसी आग को और बढ़ाने का काम
बाद के नेताओं ने भी किया और धार्मिक कट्टरवाद को पाकिस्तान की हकीकत बना दिया। ऐसा कट्टरवाद जहां ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को भी मार देना असली मुसलमान होने की पहचान बन गई है, और इसी पहचान को बनाने में जनरल जियाउल हक के कंट्रीब्यूशन को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जिससे भले ही उनकी तानाशाही खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी बहाल नहीं हो पाई। आज पाकिस्तान में खराब डेमोक्रेसी के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद वहां की वो 97% मेजोरिटी जिम्मेदार है, जिसे आज भी ये डर लगा रहता है कि पाकिस्तान की 3% की माइनॉरिटी की वजह से उनका धर्म खतरे में है। पॉसिबल है कि पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कानून और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बदलाव चाहते होंगे, लेकिन चुनाव हारने और मौत के डर से कोई भी सरकार इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिस वजह से आज भी पाकिस्तान में एक इंसान को शक के बिना पर जिंदा जलाकर लोग आराम से सेल्फी लेते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी भी पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाली हिंसा में कमी आएगी? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी जरूर बताइए, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने फेवरेट टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने आज तक सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और उन्हें भी जरूर कवर करूंगा। और चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।